सुप्रभात। आज हम सभी आपके समक्ष टोपी श्रृंखला पाठ के मुख्य चरित्र यानी टोपी और उसके परिवार व इफ़न के साथ उसके संबंध व स्थिति को दर्शाते हुए राही मासूम रज़ा द्वारा लिखे गए इस पाठ की भूमिका आप तक पहुंचाएंगे। डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला नीले तेल वाले के घर में भी 20वीं सदी का प्रवेश हो चुका था, यानी खाना मेज कुर्सी पर ही होता था। लगती तो थालियां ही थी, परंतु चौके पर नहीं। टोपी का परिवार एक कट्टर हिंदू परिवार था। बलभद्र नारायण शुक्ला और टोपी के पिता डॉक्टर पंडित भृगु नारायण शुक्ला यूं तो खुली हुई उर्दू बोलते थे, परंतु उर्दू के कट्टर विरोधी भी थे। उन्हें डॉक्टर शेख शरफुद्दीन लाल तेल वाले से नफरत थी और वे हर वक्त उनसे मुकाबला करते रहते थे। उन्हें केवल एक शौक था, चुनाव लड़ने का। सदा हारे पर हिम्मत न हारे और हर चुनाव में खड़े होते रहे। टोपी की माँ राम दुलारी एक सीधी सादी धार्मिक प्रकार की घरेलू औरत थी, परंतु टोपी के घर पर तो सुभद्रा देवी का राज चलता था, जो आए दिन अपनी बहू पर गवारों की जबान बोलने की वजह से बरस पड़ती थी। वह तो खैरियत यह थी कि जब उसकी सास को गुस्सा आता था तो वह लगभग फारसी बोलने लगती थी और राम दुलारी के समझ में ही नहीं आता था कि सास कह क्या रही है। राम दुलारी ने भी मेज पर खाते वक्त अम्मी शब्द का प्रयोग करने के अपराध में टोपी की बहुत कुटाई करी थी। सुभद्रा देवी यानी डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला की माँ फारसी की रासियों और हिंदी की दुश्मन थी। उनके ख्याल में हिंदी गवारू भाषा थी। बेचारी राम दुलारी तो अपनी सास की घरेलू भाषा भी ठीक से नहीं समझ पाती थी। सुभद्रा देवी न केवल राम दुलारी पर बिगड़ती थी, बल्कि बलभद्र को भी सुनाया करती थी। घर में ले देकर बूढ़ी नौकरानी सीता थी, जो उसका दुख दर्द समझती थी। सीता को घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे। टोपी को भी घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे। इसलिए दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। टोपी के अपने दादी के साथ टकराव करने पर सीता ने तो बड़ी आसानी से कह डाला कि वह 10वीं में पहुंच गया है, परंतु यह बात इतनी आसान नहीं थी। 10वीं में पहुंचने के लिए उसे बड़े पापड़ बेलने पड़े। जो चीज आती वह पहले मुन्नी बाबू को मिलती। कपड़े मुन्नी बाबू के बनते और टोपी को उतरन पहननी पड़ती। सुभद्रा देवी तो उसे पास फटकने भी नहीं देती। मुन्नी बाबू अलबत्ता जब देखो तब दादी की गोद में अंडस्से हुए हैं। अपने बलभद्र का भी जी चाहता कि कोई उसे भी इस तरह प्यार करे, परंतु उसके चारों ओर तो गहरा सन्नाटा था। उसे भी एक प्रेम की स्रोत की आवश्यकता थी। पहली बार फेल होने पर सारे घर ने तो उसे जबान की नोक पर रख लिया, क्योंकि मुन्नी बाबू तो इंटरमीडिएट में और भैरव छठे में ही अव्वल आ गए थे। उसके परिवार में उसे कोई पढ़ने ही नहीं देता था। वह जब भी पढ़ने बैठता तो मुन्नी बाबू का कोई काम निकल आता या राम दुलारी को कोई ऐसी चीज मंगवानी पड़ जाती जो नौकरों से नहीं मंगवाई जा सकती थी। यह सब ना होता तो पता चलता कि भैरव ने उसकी कॉपियों की हवाई जहाज उड़ा डाले हैं। इफ़न टोपी का पहला दोस्त था। इस इफ़न को टोपी ने सदा इफ़न कहा। इफ़न ने इसका बुरा माना, परंतु वह इफ़न पुकारने पर बोलता रहा। इफ़न की दादी उसे अपनी माँ की पार्टी की दिखाई दी। अपनी दादी से तो उसे नफरत थी, नफरत। जाने कैसी भाषा बोलती। अम्मी बोलने पर राम दुलारी मारते मारते थक गई, परंतु टोपी ने यह नहीं कहा कि वह इफ़न के घर नहीं जाएगा। उसका जुड़ाव इफ़न और उसकी दादी से इतना बन चुका था कि इतनी कुटाई के बावजूद उसने ओकरा घर जाने के लिए मना नहीं किया। इफ़न और टोपी की दोस्ती इतनी गहरी थी कि उनके बीच कुछ न छिपता था। उस दिन घर पर जो कुछ हुआ, टोपी ने स्कूल में इफ़न से मिलते ही उसे सारी बातें बता दी। इफ़न को यह ज्ञात था कि टोपी फल के अलावा और किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाता था। इसलिए उस दिन पंचम की दुकान से इफ़न ने केले खरीदे। टोपी अधूरा था और इफ़न उसके अधूरेपन को मिटाने का एक माध्यम, जिस कारण लेखक ने भी यही कहा है कि इफ़न और टोपी दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं।